हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दरखाइम का। और दरखाइम के टॉपिक में हम आज बात करेंगे सामाजिक एकता का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, यानी कि सामाजिक एकता की। दरखाइम ने अपनी पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में प्रथम भाग में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। दरखाइम का कहना है कि सामाजिक एकता के दो रूप होते हैं, पहला यांत्रिक एकता और दूसरा है सावयवी एकता। वो कहते हैं कि जो समाज यांत्रिक समाज होता है और सावयवी समाज में दो ही अंतर होता है। जो यांत्रिक समाज होता है वो आदिम समाजों को कहा जाता है, जबकि सावयवी समाज आधुनिक समाजों को संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं यांत्रिक समाज की। यांत्रिक समाज होता क्या है। दरखाइम कहते हैं कि आदिम समाजों की वो यांत्रिक जो प्रवृत्ति है, जितनी भी यांत्रिक है ना, आदिम समाज में उनको यांत्रिक कहते हैं। आदिम समाजों को ही यांत्रिक उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि ये समाज जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। इन समाजों में जो रहते हैं उनके सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। सभी के कार्यों और संबंधों के बीच समरूपता पाई जाती है। ठीक है। इसमें जो स्वर्ण भाजन होता है वो आयु और लिंग पर आधारित होता है। इसमें दमनकारी कानूनों के द्वारा लोगों को सजा सुनाई जाती है और सामूहिक चेतना इसमें बहुत मायने रखती है। अगर इस आधार पर हम बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, आइए उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। पहला है समाज में समरूपता, यानी कि ये जो समाज होता है यहाँ पर कोई जितने भी विश्वास, नैतिक और जो भी लोकाचार होते हैं इसमें सभी में समरूपता पाई जाती है, यानी कि सभी लोग एक ही सामाजिक मूल्यों को अनुसरण करते हैं। सामाजिक संस्करण का अभाव पाया जाता है, यानी कि यहाँ सामाजिक और धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आधार पर यहाँ पर संस्करण नहीं पाया जाता है, यानी कि सभी एक ही वर्ग में आते हैं लोग। सामूहिक चेतना में यहाँ प्रधानता होती है, यानी कि जिन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है वहाँ सामूहिक चेतना बहुत शक्तिशाली होती है। सामूहिक चेतना के रूप में व्यवहार करने की जिन तरीकों, विश्वासों को मान्यता दी जाती है, कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध कार्य व्यवहार नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी अगर समाज में कोई मान्यता, यानी कोई भी टोटम, एग्जाम्पल के तौर पर आदिम समाजों में टोटम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी समाज में, आदिम समाज के समूह में कोई टोटम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तो उस टोटम को कोई मान नहीं सकता, उसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। जन्मत की प्रक्रिया होती है, यानी कि जन्मत चाहे वो सहयोग पे हो या प्रेम पे हो या घृणा पर हो, यहाँ पर जो भी इनमें से जो भी संवेदनाएं प्रधान होंगी उसी के अनुसार यहाँ पर लोगों का नैतिक दायित्व होता है। और वो लोग जो जन्मत की शक्ति होती है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उस पर अगर जन्मत की शक्ति बन गई तो इसको गांव का मुखिया बना दिया जाए। बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि जन्मत, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा। तो इस तरह से जन्मत की शक्ति यहाँ पर बढ़ जाती है। व्यक्तिवादिता में कमी होती है, यानी कि यांत्रिक जो एकता होती है यहाँ व्यक्ति जो वाद का आधार जो व्यक्तिगत इच्छा और व्यक्तिगत हितों को स्पष्ट करता है, यहाँ पर इसकी मान्यता प्रदान नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की इच्छाएं और सामूहिक चेतना और सामूहिक इच्छाओं में समाहित होती हैं। यानी कि जो समूह की इच्छा है वही व्यक्ति की इच्छा है, व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं हो सकती है। यानी कि जो समूह है उसके सामाजिक मूल्य हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना है, वो उसके विरुद्ध नहीं जा सकता है। अपराध की जो सामाजिक प्रवृत्ति होती है यहाँ पर, यानी कि जो अपराध है उसको सामाजिक उल्लंघन माना जाता है, सामाजिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। और यदि कोई इसके विरुद्ध कार्य करता है तो यहाँ पर प्रतिशोध लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर दमनकारी कानून प्रचलित है। यहाँ पर क्षमा
और प्रायश्चित जैसे कोई मौके नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको सज़ा सुनाई जाती है, और ये सज़ा क्या होती है? सामाजिक प्रतिशोध के रूप में होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सावयवी एकता की, तो दरखाइम कहते हैं जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ने लगता है, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या समाज में बढ़ने लगती है, वैसे वैसे यहाँ की इस समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। इन आवश्यकताओं को जो पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, और इसके बाद यहाँ पर जो श्रम विभाजन पाया जाता है उसमें विशेषीकरण का बहुत महत्व दिया जाता है। यानी कि जो श्रम विभाजन है यहाँ पर स्त्री और पुरुष, है ना, स्त्री और पुरुष जैसे यहाँ यांत्रिक में पाया जाता था, वैसे यहाँ कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर विभाजन जो होता है विशेषीकरण, है ना, विशेषीकरण के आधार पर यहाँ पर होता है। अगर इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ की जो मुख्य विशेषताएं अगर हम बात करें तो ये हो सकती हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत जो असमानताएं हैं उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना विशेषीकरण होता है। और यहाँ पर जो चीज़ें होती है जीवन शैली, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति होती है वो अलग अलग होती है जी, है ना। स्टेटस किससे आता है? कहीं कहीं स्टेटस आपके व्यवहार से बनता है, और कहीं कहीं स्टेटस आपके आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ है समाज में, ये स्टेटस प्रेजेंट टाइम पे आधुनिक समाजों में बिलोंग करता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि हर जो व्यक्ति काम करता है उसकी आय भी अलग अलग होगी, तो आर्थिक स्थिति भी अलग अलग ही होगी। तो सामाजिक स्तर का जो रूप है यहाँ पर व्यक्तिगत असमानताओं में वृद्धि करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर 2000 रुपये पा रहा है, तो हर समाज में हर व्यक्ति 2000 रुपये तो नहीं पा रहा है ना। सबकी इच्छाएं तो होती है प्रबल, लेकिन उसकी आर्थिक क्षमता कितनी है उसी के अनुसार उसकी जीवन शैली होती है, और ये जीवन शैली क्या करती है? सामाजिक स्टेटस का रूप निर्धारित करती है। विशेषीकरण होता है। तरखाइम कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कार्य को करता रहेगा तो उसमें कुशलता आ जाती है, और उसमें उसको पूरी तरह से विशेषीकरण आ जाता है। वो उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से ढंग से करता है किसी और की तुलना में। हित प्रधान निर्भरता होती है। दरखाइम कहते हैं हर व्यक्ति की यहाँ अपना हित होता है, और हित साधने के लिए वो सहयोग करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण कार्य को नहीं कर सकता है ना। कपड़ा बना नहीं सकता है, ये तो है नहीं कि कपड़ा अपने हाथ से बना ले, अपने हाथ से हर चीज़ काम कर ले, खाना बना ले, और जो भी और अदर काम हैं, आप टीवी देखते हैं, आप जो भी प्रौद्योगिकी यूज़ करते हैं, वो तो आप स्वयं तो निर्माण नहीं कर सकते हैं ना उन चीज़ों का। तो इन चीज़ों के लिए आपको किस पर निर्भर रहना पड़ा? दूसरों पर। तो ये हित प्रधान जो कहते हैं कि ये जो हित है, लोगों का अपना खुद का इंटरेस्ट के कारण वो लोगों से सहयोग करते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं। जटिलता में वृद्धि होती है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे समाज बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए क्या करते हैं? औपचारिक संस्थाओं का निर्माण होता है। कई समितियां होती हैं, उसमें कई संस्थाएं होती हैं जो इन लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखती हैं। और जैसे जैसे इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, समितियां हैं, जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, यानी कि औपचारिक जो नियंत्रण है जैसे जैसे समाज में बढ़ता जाता है, समाज में जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्टेट में पुलिस है ना, पुलिस होती है ना, नियंत्रण करने के लिए कोई व्यक्ति अपराध ना करे, समाज के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य न करे जिससे समाज बिल्कुल गर्त में चला जाए। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं औपचारिक कानून, और इस तरह के जो कानून हैं वो कहीं ना कहीं समाज में जटिलता पैदा करते हैं। सामूहिक चेतना में कमी होती है, यानी कि यहाँ पर हर व्यक्ति की अपनी सामूहिक चेतना नहीं होती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ व्यक्तिगत चेतना होती है ना। हर व्यक्ति अपने आप को हित साधता है कि वो अपना इंटरेस्ट कहाँ तक पूरा कर सकता है, बाकी वो सामूहिक जो चेतना है उसको अलग हटा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हमें राष्ट्रीय हित
राष्ट्रीय हित क्या हुआ, सामूहिक चेतना हुई ना। राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये संभव होता तो शायद तो समाज में इतना भ्रष्टाचार, इतना क्राइम नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, ये भ्रष्टाचार और क्राइम क्या है, ये अपना हित देखना है, अपना हित लाभप्रद, हमारा हित कितना है, हमारा किस में प्रॉफिट है, वो हम कार्य करेंगे। तो यहाँ सामूहिक चेतना नहीं बल्कि व्यक्तिगत चेतना महत्व रखती है। संविधात्मक संबंधों का महत्व होता है, यानी कि यहाँ पर जो कानून है, संविधान से जो कानून बने हैं या किसी भी संस्था द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों की शर्तों के अनुसार ही यहाँ पर कोई भी संबंध बनाए जाते हैं। और उन जो शर्तें हैं उनमें एक प्रकार का समझौता होता है, चाहे आप कहीं काम करिए जाकर, चाहे आप कहीं जॉब करिए जाकर, या कहीं आप सामाजिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप किसी पद पे हैं, वहाँ पर भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की जो संविदात्मक है, यहाँ संविदात्मक संबंधों का महत्व बढ़ जाता है। अगला है, वो कहती हैं यहाँ प्रतिकारी, है ना, साम्यवादी समाज में दमनकारी नहीं बल्कि प्रतिकारी कानूनों का प्रचलन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर सामाजिक चेतना महत्वपूर्ण होती थी, और जो अपराध होता था उसका सामाजिक आधार होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर व्यक्ति का जो अपराध है वो व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है, समाज के प्रति, पूरे समूह के प्रति वो अपराध नहीं माना जाता है। इसी कारण यहाँ पर सामूहिक प्रतिशोध लेने की भावना नहीं होती, बल्कि प्रतिकारी कानून होते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो क्रिमिनल माइंड या कह लीजिए, या जो वैचारिक भरी है, जो समाज को उथल पुथल कर सकती है, उस वैचारिकी को नष्ट करना होता है, ना कि व्यक्ति को नष्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपराध करने के बाद प्रतिशोध नहीं बल्कि उसको प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता है, ताकि वो जो भी जेल है वहाँ पर वो व्यक्ति प्रायश्चित कर सके कि उसने गलत किया है, ताकि जो बाहर अगर वो आता है तो समाज के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य ना करे ताकि जो समाज की मान्यताओं के अनुकूल ना हो। तो ये हमारा जो था सामूहिक चेतना पर आधारित आज का हमारा टॉपिक था, सामाजिक एकता पर ये हमारा टॉपिक आधारित था। तो ये आज टॉपिक कंप्लीट होता है, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा अगला वीडियो के लिए आपको सभी को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।